देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदिया। ये खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं और आपको बताते हैं प्रदेश के नए राज्यपाल गुरमीत सिंह का दौरा है। राज्यपाल गुरमीत सिंह का उधम सिंह नगर, सीएम पुष्कर धामी भी जाएंगे उधम सिंह नगर। सुबह 10 बजे नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारे पहुंचेंगे। आपको बता दें 11:15 पर गुरुद्वारे में रहेंगे राज्यपाल और सीएम। प्रदेश के नए राज्यपाल गुरमीत सिंह का यह अहम दौरा। आपको बता दें राज्यपाल गुरमीत सिंह का उधम सिंह नगर का दौरा है और आपको बता दें इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उधम सिंह नगर जाएंगे। जी हां, आपको बता रहे हैं सुबह 10 बजे नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारे पहुंचेंगे गुरमीत सिंह और 11:15 तक गुरुद्वारे में रहेंगे राज्यपाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रदेश के नए राज्यपाल गुरमीत सिंह का दौरा है और इस दौरे के दौरान आपको बता दें उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। उधम सिंह नगर का उनका यह दौरा है। सीएम पुष्कर उनके साथ में मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे आपको बता दें नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारे में पहुंचेंगे गुरमीत सिंह और 11:15 पे आपको बता दें गुरुद्वारे में रहेंगे राज्यपाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो गुरमीत सिंह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, देवभूमि में इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर। राज्यपाल गुरमीत सिंह का उधम सिंह नगर दौरा है। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा है। जी हां, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनका उत्तराखंड का दौरा है। हल्द्वानी वो जाएंगे। आज आपको बता दें दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केजरीवाल। 1 बजे से शुरू होगा अरविंद केजरीवाल का रोड शो भी वो कर रहे हैं। रामलीला मैदान में जनता को संबोधित भी करेंगे। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उत्तराखंड का युवा रोजगार पलायन को मजबूर है। युवा को उत्तराखंड में ही रोजगार मिलना चाहिए। उत्तराखंड के युवाओं की बात करूंगा। तो केजरीवाल ने कहा है उत्तराखंड के युवाओं की बात करूंगा, उनको रोजगार मिलना चाहिए, वो पलायन को मजबूर हैं। तमाम मुद्दों के साथ अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में मौजूद है। जी हां, दिल्ली वो नहीं है, अब इस वक्त वो उत्तराखंड में मौजूद हैं और वहां की चुनावी रणनीति तय करने की प्लानिंग लगातार चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में। जी हां, केजरीवाल की मौजूदगी निकलेगी तिरंगा संकल्प यात्रा। रामलीला मैदान में जनता को संबोधित भी वो करेंगे। देख सकते हैं तस्वीरों में अरविंद केजरीवाल किस तरह से खुश नजर आ रहे हैं। देवभूमि में वो लगातार ये साधने की कोशिश कर रहे हैं कि 2022 किस तरह से विजय किया जाए। सीएम केजरीवाल आज हल्द्वानी जाएंगे। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अरविंद केजरीवाल, आपको बता दें। तो तिरंगा संकल्प यात्रा भी वो निकालेंगे। केजरीवाल की मौजूदगी में निकलेगी तिरंगा संकल्प यात्रा। रामलीला मैदान में जनता को संबोधित भी वो करेंगे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको बताई जा रही है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा। तो इंडिया न्यूज के लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है और लगातार आपको बता रहा है कि सीएम केजरीवाल आज हल्द्वानी जाएंगे और लगातार 2022 को रणनीति बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पूरे विधि विधान के साथ खुले हेमकुंड साहिब के कपाट। 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पहली अरदास में लिया हिस्सा। हेमकुंड साहिब में हुआ सुखमणि का पाठ। शबद कीर्तन के बाद हुई साल की पहली अरदास। जी हां, आपको बता दें खबर चमोली से है, जहां पूरे विधि विधान के साथ खुले हैं हेमकुंड के कपाट और 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पहली अरदास में लिया है हिस्सा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमकुंड साहिब में हुआ है सुखमणि का पाठ। देख सकते हैं किस तरह से तमाम लोग नजर आ रहे हैं और पाठ और कीर्तन किए जा रहे हैं। हेमकुंड साहिब में सुखमणि का यह पाठ किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बताई जा रही है। चमोली पूरे विधि विधान के साथ आपको बता दें पाठ किया गया है। 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पहली अरदास में हिस्सा लिया है। हेमकुंड साहिब में यह पाठ किया गया है सुखमणि का। तो पाठ ही किया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से पाठ किया जा रहा है। सिख समाज के लोग पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, तो आपको बता दें आज से शुरू हुई 4 धाम यात्रा। कोविड प्रोटोकॉल के साथ यात्रा कर सकते हैं आप। श्रद्धालु ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड के बिना प्रवेश नहीं है। आपको बता दें केदारनाथ धाम में रोज 800 श्रद्धालु को जाने की इजाजत है। बद्रीनाथ धाम में रोजाना 1200 श्रद्धालु जा सकेंगे।
आपको बता दें गंगोत्री में रोज 600, यमुनोत्री में रोज 400 भक्त कर सकेंगे दर्शन। कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य है। किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे आप। तो किसी भी कुंड में आपको स्नान करने की इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि वैक्सीन का सर्टिफिकेट और कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आपके पास होना अनिवार्य है। चारधाम यात्रा शुरू हुई है और शर्तें लागू। कोविड प्रोटोकॉल के साथ आप यात्रा कर सकेंगे। ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के बिना प्रवेश नहीं मिलेगा आपको। कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट होना आपके पास अनिवार्य है, आपको बता दें। और आपको साथ ही बता दें वैक्सीन सर्टिफिकेट लाना भी जरूरी है। किसी कुंड में आप स्नान नहीं कर सकते। लगातार आपको बताया जा रहा है कि किसी भी कुंड में आपको स्नान करने की इजाजत नहीं है। केदारनाथ धाम में 800 यात्री प्रतिदिन दर्शन कर सकेंगे और बद्रीनाथ धाम में 1200 यात्री प्रतिदिन आ सकते हैं, अनुमति है उनको। गंगोत्री धाम में आपको बता दें 600 यात्री प्रतिदिन दर्शन कर सकते हैं। यमुनोत्री धाम में 400 यात्री रोजाना दर्शन कर सकते हैं, यह अनुमति दे दी गई है। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। शनिवार से चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार चारधाम यात्रा को कराने की सरकार ने तैयारी की है। अलग अलग धामों में यात्रियों की संख्या निश्चित की गई है, जिसके मद्देनजर सरकार ने सभी को निर्देशित कर दिया है। सतपाल महाराज ने कहा सभी यात्रियों के लिए डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या RT-PCR रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रास्तों को खोलने के लिए भी अलग अलग टीम लगाई गई हैं ताकि सुचारू ढंग से यात्रा चल सके। साथ ही मार्ग को लेकर सरकार मॉनिटरिंग भी कर रही है। तो सतपाल महाराज ने तमाम बातें यहां कही हैं और जो सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है उसको लेकर उन्होंने यहां खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार पूरी तरह से चारधाम यात्रा को खोलने में सक्षम है। हाईकोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं उसके मुताबिक ये यात्रा चलेगी। हमने स्टेट की SOP जारी कर दी है और उसी के मुताबिक जो गाइडलाइंस हैं उसी को फॉलो करते हुए सभी जिले के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं 3 जिलों के, उत्तरकाशी, केदारनाथ और चमोली के, वो इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे और आज से यात्रा शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने हरिद्वार में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है और परिवर्तन यात्रा सुबह करीब 10 बजे आपको बता दें दूधाचारी चौक से शुरू हुई है और जो हरकी पेड़ी क्षेत्र अपर रोड होते हुए ज्वालापुर के रास्ते में BHUL पहुंची है, जहां पर एक जनसभा को भी आयोजित की जाएगी। और परिवर्तन यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा सहित पार्टी के नेता और पदाधिकारी शिरकत कर रहे हैं। पूर्व आपको बता दें मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी इस यात्रा में शामिल होना था, लेकिन आज हरीश रावत इस यात्रा में दिखाई नहीं दिए हैं। यात्रा में कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि कुमाऊं में परिवर्तन के पहले चरण के बाद आज दूसरे चरण में हरिद्वार में 3 दिवसीय परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें युवाओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इनकी भावना पर खरा उतरते हुए कांग्रेस पार्टी इनके सपनों का उत्तराखंड बनाएगी। यात्रा की पहली यात्रा के सफल आयोजन के बाद आज इस पावन नगरी हरिद्वार से हमारे दूसरा चरण इसको शुरू किया जा रहा है और जो जोश और जो जुनून, जो उम्मीदें लोगों की नज़रों में हमने यात्रा के पहले चरण में देखी थी, मैं देख रहा हूं कि उसी तरीके का जोश और जुनून यहाँ हरिद्वार की जनता में भी कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ी उम्मीद के साथ लोग यहाँ पहुँचे हैं इस यात्रा का स्वागत करने के लिए। और मैं वादा करते हैं हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जो इनकी उम्मीदें हैं कि एक अच्छा उत्तराखंड बने जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो, जिसमें रोजगार हो, जिसमें महिलाओं का उत्पीड़न ना हो, हम इनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का कोशिश करेंगे।
कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में हंगामा, आपको बता दें परिवर्तन यात्रा में घुसा मोबाइल चोर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवक को जमकर पीटा, पुलिस ने मोबाइल चोर को हिरासत में ले लिया। तो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में हंगामा हो गया। आपको बता दें उस वक्त ये हंगामा हुआ जब एक मोबाइल चोर इस यात्रा में घुस गया और मोबाइल चोरी का प्रयास करने लगा। उस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवक को जमकर भी पीटा है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से नजर आ रही हैं तस्वीरें। परिवर्तन यात्रा में जब मोबाइल चोर घुसा तो उस वक्त हड़कंप मच गया और इन कार्यकर्ताओं ने उसको जमकर भी पीटा है। कांग्रेस की यात्रा, आपको बता दें परिवर्तन यात्रा के दौरान ये घटना हुई जब एक मोबाइल चोर इसमें आ घुसा, तो उस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस पर जमकर धुनाई भी की। जैसे जैसे 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, आपको बता दें पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल बीते दिन आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और एक तरफ बीजेपी ने पीएम के जन्मदिन को भव्य तौर पर मनाया, पर वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाया है। और इस दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कार्यकर्ताओं के साथ पकोड़े तलकर मोदी सरकार पर बेरोजगारी को लेकर हमला बोला है। वहीं कांग्रेस के हमले का जवाब देते हुए उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा, आज़ादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस देश को तलने का काम कर चुकी है, जिससे देश में भुखमरी और बेरोजगारी पैदा हुई है। मंत्री पांडे ने कहा कि जिस महापुरुष को आज के दिन पूरी दुनिया पूजती है, उसकी छवि पर राजनीति के चलते कांग्रेसी देश में धब्बा लगाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेसियों की औकात पकोड़ा तलने से ज़्यादा नहीं है, ये तालू चाट तलबजी भी हैं और ये लोग इस तरह का काम ही करते हैं। तो राजनीति है तो सब कुछ कांग्रेस चाहिए। पार्टी ने फैसला किया है कि जब तक हमारे बेरोजगार युवा साथियों को नौकरी नहीं मिलती तब तक उनको न्याय योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता देने का काम भी कांग्रेस करेगी। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, युवा कांग्रेस का ये कार्यक्रम है और आने वाले 100 दिन तक ये लगातार चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों को संपर्क साधेंगे, जो बेरोजगार युवा साथी हैं उनसे सिग्नेचर्स लेंगे, उनकी संगोष्ठी करेंगे, उनसे क्या वो चाहते हैं सरकार से, आने वाली सरकार से, कांग्रेस से क्या उम्मीदें हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। उन सभी मुद्दों को हम मैनिफेस्टो में लेंगे और आने वाले समय में उस मैनिफेस्टो को मजबूती से लागू करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ युवाओं ने ये फैसला भी किया है कि इसी कार्यक्रम के दौरान छोटे छोटे प्रदर्शन, चाहे वो लोकल लेवल पर एमएलए का घेराव हो या उपराज्यपाल, अल्टीमेटली जो 100 दिन पूरे होंगे तो एक बड़ा घेराव राज्यपाल के निवास का भी किया जाएगा। तो ये सारा कार्यक्रम पूरे 100 दिन का है और मैं शुभकामनाएं देता हूँ हमारे युवा कांग्रेस से सभी साथियों को। उम्मीद करता हूँ इसको मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ निभाएंगे, क्योंकि ये युवाओं की बात है। आज लोग और ख़ासतौर पे युवा कांग्रेस की तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं। हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर जो उनकी ये सोच नहीं होती तो जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से इन लोगों ने शासन किया है और लंबे समय तक निश्चित ही इन्होंने समाज को तलने का ही काम किया है, इन्होंने देश को तलने का ही काम किया है। इसीलिए देश के अंदर भुखमरी पैदा हुई, बेरोजगारी पैदा हुई, तुष्टीकरण की नीति पैदा हुई, राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान नहीं हुआ, जनसंख्या देश की सबसे बड़ा अभिशाप बन गया और जम्मू कश्मीर जो इस देश का सिरमौर है उसको इन्होंने गुलाम बना कर रखा, आतंकवादियों को पालने का सेंटर बना कर रखा। तो ये पकौड़े तलने के अलावा इनकी औकात भी इससे ज़्यादा की नहीं है। इनको आज के दिवस में जिस महापुरुष को दुनिया पूजती है उसको तुम अपने देश में उसकी छवि, राजनीति की लाभ पाने के लिए उसकी छवि पर धब्बा लगाने का काम करोगे तो निश्चित ही है देश का अपमान है। और इसको देश, हिंदुस्तान की जनता कभी ऐसे ये तालू चाटने वालों को और तलबजिए लोगों को कभी हिंदुस्तान की जनता माफ़ नहीं करेगी।
मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एमपीजी कॉलेज का निरीक्षण कर कॉलेज की समस्याओं को जाना है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील पवार ने बताया कि कॉलेज में कई महत्वपूर्ण विषयों की कमी है, जिस कारण छात्र छात्राओं को देहरादून और दूसरी जगह पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा है, जिससे छात्रों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं कॉलेज में खेलकूद के लिए जगह उपलब्ध नहीं है। ऐसे में कॉलेज में इंडोर स्टेडियम बनाने की मांग भी की गई है। वहीं कॉलेज में 12 शिक्षकों के पद भी खाली पड़े हुए हैं, जिनकी नियुक्ति की मांग की गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जल्द कॉलेज की समस्याओं को दूर करते हुए कॉलेज में शिक्षकों की कमी को भी दूर किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने भले ही जल्द सड़कों की मरम्मत का काम शुरू करने की बात कही हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कई जगह ऐसी हैं जहां चुनाव के वक्त जनप्रतिनिधियों ने चुनाव में जीतने के बाद सड़क बनाने का वादा जरूर किया, लेकिन सड़क आज तक नहीं पहुंचा पाए हैं। कालाडूंगी, लालकुआ, हल्द्वानी विधानसभाओं में खस्ता हाल सड़कें लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई हैं। इन खस्ता हाल सड़कों पर 24 घंटे में कोई ना कोई वीआईपी का काफिला जरूर गुजरता रहता है, पर सड़कों के गड्ढे शायद किसी को दिखाई नहीं देते। लामाचोड़, कटघरिया, फतेहपुर रिंग रोड कहे जाने वाली सड़कें मौत को दावत दे रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 4 सालों में सड़कों की खस्ताहाली ने आम जनता का जीना मजबूर कर दिया है। कितने ही लोग अकाल मौत मर चुके हैं, आपको बता दें। और जबकि उत्तराखंड सरकार में शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत सड़कों का कायाकल्प करने का दावा कर रहे हैं। सड़कों का सबसे बुरा हाल उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र का है। लायक भी इस समय नहीं हो रही, क्योंकि बरसातों में तो बिल्कुल जैसे गड्ढे जैसे इतने हो जाते हैं कि वहाँ से निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी प्रस्ताव वगैरह हमने तो कई बार प्रस्ताव भी दिया है, कई बार मीडिया के द्वारा भी अपनी बात पहुंचाने की हमने कोशिश की है, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ना शासन ना प्रशासन कोई भी इस विषय में शायद सोच ही नहीं रहा है। कर रहे हैं कि कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बहुत बुरा हाल है सड़कों का और तमाम सारे क्षेत्रों से आवाज़ उठ रही है। उसी क्रम में आप ने महसूस भी किया होगा कि तमाम सारी रोड है, यदि एक आध दो रोड का नाम गिनाया जाए तो मतलब ये छल होगा ग्राम सभा के लोगों के लिए या जो भी हमारे शहरी क्षेत्र में लोग आते हैं उनके लिए। सच्चाई ये है कि बहुत बुरा हाल है और दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी की स्वयं पदाधिकारी कार्यकर्ता अपने ही विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं, सजग कर रहे हैं। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी ग्राम पंचायत में अधिकतर जो सड़कें हैं उसमें कई जगह खड्डे हैं, पानी भर रहे हैं, जाने लायक मतलब मुश्किल हो गई। दिन तो दिन रहा, रात भी जाने ना रात ना दिन जाने लायक कोई ऐसी स्थिति है। पर इसको प्रस्तावित ग्राम पंचायत के प्रस्तावित के माध्यम से माननीय मंत्री जी को इसको दिया गया है और मंत्री जी की तरफ से आश्वासन मिला है कि चुनाव से पहले ये सभी डामरीकरण का किया जाएगा। ज़माने में जितनी सड़कें बनी थी उससे कई गुना ज़्यादा सड़क इस समय बन गई है और अभी भी जब से पुष्कर सिंह जी बने हैं, धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से बहुत सी सड़कों के आदेश हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहे हैं। अब उनको तो ये कहना ही है बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, सड़कें नहीं बन रही। 1 अरब की सड़कें कालाडूंगी विधानसभा में बनी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के महिलाओं में खुशी देखने को मिल रही है। महिलाओं का कहना है कि पहले गांव की महिलाओं को चूल्हे पर काम करना पड़ता था, अब जब से उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर मिला है वो काफ़ी खुश हैं। इटावा के नगला भीकन में महिलाओं से बात की है हमारे रिपोर्टर अमित मिश्रा ने। देखिए ये खास रिपोर्ट। उज्ज्वला गैस योजना का लाभ महिलाओं को मिल रहा है। जिस तरह से उज्ज्वला गैस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 में हुई थी और उसके बाद करीब करीब 8 करोड़ महिलाओं को इसका फायदा मिला। छोटे तबके और गरीबी रेखा से नीचे वाले महिलाओं के लिए जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लगातार ये पहल की है कि ये योजना घर घर तक पहुंचे, तो उसको लेकर आज मैं इटावा के नगला भिकन गांव में पहुंचा हूं, जहां पे मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। कई सारी महिलाएं हैं, ये महिलाएं वो महिलाएं हैं जो उज्ज्वला गैस योजना का लाभ ले रही हैं। किस तरह का आखिर इन लोगों के बीच में उज्ज्वला गैस योजना के लाभ मिल पाए हैं, हम इन लोगों से ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? आरती, आपके यहाँ कौन सी गैस है? उज्ज्वला गैस। हाँ, तो किस तरह का अनुभव रहा है, कैसे देखते हो आप जिस तरह से ये योजना मिली आप? बहुत अच्छा चल रहा है। खाना बनाने में लकड़ियाँ चूल्हे पे खाना बनाते थे, तो आप बच्चे स्कूल से लेट आते थे या जाते थे, बच्चे लेट हो जाते थे। तो अब गैस जब से प्रधानमंत्री जी ने गैस दी है तो टाइम से खाना बन जाता है।
और खाना बनाने में आसानी होती है। खाना बनाने में आसानी होती है। मैं एक और महिला से जानता हूँ, क्या नाम है आपका? साधना। अच्छा, ये बताइए साधना जी, जिस तरह से गैस आप लोग उज्ज्वला गैस योजना यूज करते हैं, किस तरह से देखते हैं? क्या आप लोगों के नज़र में है कि पहले क्या था और अब क्या बदला? पहले बहुत परेशानी थी, खाना बनाने में भी दिक्कत थी और बरसात में भी दिक्कत थी। कहीं कंडे भीग रहे हैं, कहीं लकड़ी भीग रही है, उसमें बरसात में बहुत दिक्कतें आ जाती थी। लेकिन अब जब मोदी ने ये गैस सिलेंडर सब घर घर में बांटा है, उसमें बहुत सबको आसानी से आराम भी मिल रहा है, खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है और टाइम से खाना भी बन रहा है। और टाइम से खाना बन रहा है। और हम महिला हैं, मैं आपसे जानता हूँ किस तरह से आप देखते हो, आप घर को चलाते हैं, तो गैस आने से कितने फ़ायदे मिले हैं? उज्ज्वला गैस चूँकि आप लोगों के लिए शुरू हुई थी। हाँ, सब खाना बनाते थे, पहले हाथ भी जलते थे, परेशानियाँ होती थी। अब कोई परेशानी नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं, आराम से चूल्हा जलाया, खाना बनाया आराम से। और मोदी ने इतना योजना कर दी है तो कोई परेशानी नहीं है, सब आराम है, सब दिक्कत आराम नहीं है। सब आराम। आप बताओ, आप वृद्ध महिला हमारे साथ हैं, आप घर चलाती हैं, किस तरह से गैस को देखती हैं कि ठीक लाभ है कि नहीं? लाभ है, आपके देने से लाभ बहुत अच्छी मिल रही है। लाभ अच्छी मिल रही है। हाँ, लाभ अच्छी मिली हम लोगों को। हाँ। बहुत परेशानी पहले आती थी हमको। अच्छा, पहले परेशानी आती थी। तो ये आपने देखा, नगला बिकन की महिलाएं हैं, ये घरों में से आज निकली हुई हैं, जहां जिस तरह से उज्ज्वला गैस योजना घर घर तक पहुंचे, उसको लेकर इन महिलाओं को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। और अब जो पहले दिक्कतें होती थी खाना बनाने में, अब ये महिलाएं खुश होकर काम कर रही हैं। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज़ इटावा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।